दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज अपन राजस्थान इतिहास के आगे चर्चा करते हैं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने मेवाड़ का जो बेसिक इतिहास था उसकी जानकारी किए थे फर्स्ट क्लास में। फिर बप्पा रावल की जानकारी प्राप्त किए थे। उनके बाद में अल्लट की चर्चा किए थे, जयतर सिंह की चर्चा किए थे। ठीक है, देखिए जो बप्पा रावल के अपन जो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं वापस। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। वे हरित ऋषि के शिष्य थे। 115 ग्रेन के सोने का सिक्का चलाया था। गजनी के राजा को उठाकर वहाँ पर अपने भांजों को नियुक्त किया था। पाकिस्तान के जो रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था। उनकी जो उपाधियाँ थी राजगुरु, चकवे और जो हिंदू सूरज। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन अल्लट की चर्चा किए थे। अल्लट ने देखे हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हूण जो मध्य एशिया की जाति थी, उनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और बेटे का नाम नरवाहन था। अन्य नाम आलू रावल था अल्लट का। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। ठीक है, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने। फिर उनके बाद में अपन जयतर सिंह की बात किए थे। जयतर सिंह के समय में भूताला का युद्ध होता है जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था, रजिया सुल्तान का पिता था। जो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूटा और जयतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया आगे। ठीक है, अब देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले अपन आज हम्मीर की चर्चा करेंगे। जो हम्मीर एक राजा हुआ था आगे। ठीक है, देखिए जो हम्मीर का जो शासनकाल आता है 1326 से और 1364 तक आता है हम्मीर का शासनकाल। ठीक है, शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी तक आता है, रहता है हम्मीर का शासनकाल। देखिए हम्मीर के बारे में अपन मुख्य जो बातें हैं वो दो बातें जानेंगे और उन्हीं के आधार पर फिर आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जो हम्मीर के जो विजय बयान पढ़ेंगे और हम्मीर की उपाधियों के बारे में जानेंगे। भाई हम्मीर को क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी और हम्मीर के जो विजय बयान क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहले अपन हम्मीर की बात कर लेते। भाई हम्मीर कहाँ से, किस रियासत का राजकुमार था, या फिर बाद में जाकर जो चित्तौड़ में अधिकार करता है हम्मीर, वो किस प्रकार से अधिकार करता है चित्तौड़ पर। देखिए सबसे पहले मेवाड़ में यानी गुहिल वंश का शासन रहा था और गुहिल के बाद में जैसे बप्पा रावल राजा बने, और जो बप्पा रावल के बाद में रण सिंह या करण सिंह राजा बने थे। उनके जो दो बेटे हुए थे श्याम सिंह और राहब। ठीक है, गुहिल वंश का शासन था। अपन देखिए इधर बात करते। देखिए जो ये बेसिक जानकारी है हम्मीर की, हम्मीर चित्तौड़ में कैसे आता है। ठीक है, गुहिल वंश का शासन था। गुहिल के बाद बप्पा रावल जो राजा बनता है। फिर इसके बाद में जो रण सिंह या कर्ण सिंह, यानी रण सिंह का नाम ही था कर्ण सिंह, वो राजा बनता है। ठीक है, देखिए जो रण सिंह के दो बेटे थे श्याम सिंह और राहब। ठीक है, देखिए जो श्याम सिंह बड़ा बेटा था और राहब छोटा बेटा था। ठीक है, देखिए जो बड़े बेटे होते थे वो अपने आगे उनके नाम के आगे उपाधि या टाइटल लगाते थे, यानी रावल। और जो छोटे बेटे होते थे इनको उपाधि लगाने का अधिकार था, यानी जो ये उपाधि लगाते थे ये राणा उपाधि लगाते थे। ठीक है, गुहिल वंश में बप्पा रावल हुआ। बप्पा रावल से आगे जो राजा बने आगे जाके रण सिंह या कर्ण सिंह। फिर इनका जो
रण सिंह के दो बेटे हुए थे, श्याम सिंह और राहब। ठीक है, राहब छोटा बेटा था, ये जो श्याम सिंह था ये बड़ा बेटा था। बड़े बेटे को रावल उपाधि लगाने का अधिकार था, छोटे बेटे को जो छोटे बेटे होते थे उनको जो राणा उपाधि लगाने का अधिकार होता था। ठीक है, ये राहब सिसोदा गांव की स्थापना करता है। और जो ये देखिए, जो छोटे बेटों को छोटे गांव में ठिकाने दिए जाते थे और बड़े बेटे को तो भाई राजा बनाया जाता था। ठीक, ठीक है। और इनको जो ये बड़ा बेटा होता है, आज भी वही बड़े बेटे के यानी पिता का जो पिता की मृत्यु के बाद में जो भी अधिकार होता है घर पर, जो बड़े बेटे का ही होता है। बड़ा बेटा ही मुखिया होता है। तो जो बड़ा बेटा ही श्याम सिंह था ये मुखिया बना था। ठीक है, ये गांव दे दिया गया इनको और ये राजा बना दिए गए। ठीक है, देखिए जो राहब है, ये जो छोटे गांव का जो सामंत था भाई, ये राजा नहीं होते, राजा ये वाले होते थे। जो बड़ा बेटा होता था वो राजा होता था। और जो राहब को एक ठिकाना दिया गया या गांव दिया गया, गांव को ठिकाने बोलते थे। ठीक है, जैसे और जो इन ठिकानों के जो मुखिया होते थे उनको सामंत बोला जाता था। ठीक है, देखिए सिसोदा जो गाँव है, सिसोदा गांव की स्थापना किया था राहब। ठीक है, जो सिसोदा है ये उदयपुर में है। ठीक है, सिसोदा गांव जो उदयपुर में है। देखिए राहब ने सिसोदा गांव बसाया, मैं आपको बता दिया। देखिए आगे जो राजा बनता है, इधर जो राजा नहीं सॉरी सामंत बनता है जो राहब से आगे, तो देखिए वो बनता है लक्ष्मण सिंह बनता है। ठीक है, राहब के बाद में जो सामंत बनता है लक्ष्मण सिंह बनता है। ठीक है, देखिए लक्ष्मण सिंह बनता है। राहब से आगे जो सामंत बनता है तो लक्ष्मण सिंह के दो बेटे हुए थे। ठीक है, हरि सिंह और जो अजय सिंह। देखिए लक्ष्मण सिंह के, हरि सिंह और अजय सिंह के अलावा बेटे थे, और यानी इनके जो खूब बेटे थे, यानी इसके 7 बेटे थे लक्ष्मण सिंह के। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे, उनमें से देखिए जो इधर जो रावल शाखा थी चित्तौड़ में, इधर रतन सिंह राजा बनता है जो इनके समय में, लक्ष्मण सिंह के समय में। और रतन सिंह से पहले जो रावल रतन सिंह से पहले समर सिंह पिता थे जो रतन सिंह के, वे राजा थे जो मैं आपको बताया था पहले। और जो अलाउद्दीन खिलजी से जो गुजरात जाते समय टैक्स लिया था उन्होंने। देखिए जो लक्ष्मण सिंह के बेटे थे 7, इनमें से लक्ष्मण सिंह जो देखिए जो रतन सिंह पर जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, उस समय इन्होंने अपने भाई बंधुओं के पास मैसेज पहुंचाया कि भाई मेरी सहायता करो, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है। तो ये देखिए इन्हीं के तो भाई बंधु थे जो ये सिसोदा वाले। तो ये रतन सिंह इनके पास मैसेज पहुंचाता जो सिसोदा वालों के पास। उस समय लक्ष्मण सिंह सामंत था सिसोदा का। जो लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, उनमें जो हरि सिंह भी था और जो बेटे थे। लक्ष्मण सिंह इधर रावल रतन सिंह की सहायता के लिए आता है। देखिए जो लक्ष्मण सिंह जो इन रावल रतन सिंह की सहायता करते समय अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है अपने पुत्रों के साथ। इधर देखिए अजय सिंह बच जाता है, इनका जो पुत्र है। हरि सिंह की एक कहानी है, मैं अभी सुनाता हूँ आपको। देखिए लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ ये इधर रावल रतन सिंह की सहायता करते समय वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उधर जो अजय सिंह बचता है और हरि सिंह की जो एक कहानी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हरि सिंह जो है इन लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। ये एक बार ये शिकार करने के लिए जा रहा था, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जा रहा था हरि सिंह। तो ये रास्ते में कहीं इनको एक सुंदर लड़की दिखाई दी, ठीक है, हरि सिंह के दोस्तों को, और ये भी हरि सिंह भी साथ थे उनके, ठीक है।
तो इनके दोस्तों ने उस सुंदर जो लड़की अपनी गाय भैंसे चरा रही थी उनके ऊपर जो कमेंट पास कर दिया होगा। जो हरी सिंह के दोस्तों ने उस जो रास्ते में इनको वो लड़की मिली उसके ऊपर कमेंट पास कर दिया, टोन कस दिया। ठीक है, वो लड़की बहुत बहादुर थी। उसके हाथ में जो गाय भैंसों की जो रस्सी थी वो उस लड़की ने उस रस्सी को फेंका उन दोस्तों की तरफ, और वो उस रस्सी में उनकी जो घोड़े पर बैठे थे घोड़े और जो घुड़सवार दोनों एक साथ नीचे धराशायी हो गए, यानी धरती के बल गिर गए। ठीक है, धरती पर गिर गए। तो हरी सिंह इससे बहुत इम्प्रेस हुआ कि भाई ये इतनी लड़की, ये बहुत बहादुर लड़की है। अपने दोस्तों की तो खैर बेइज्जती की है इसने, लेकिन है लड़की बहादुर, क्यों ना अपनी इससे शादी कर लेते हैं। तो हरी सिंह ने उस लड़की से जो अर्जेंट में ब्याह शादी कर ली। ठीक है, ब्याह कर लिया उस लड़की से हरी सिंह ने, और हैंड टू हैंड जो भी गांव में जाकर जो पड़ोस वाला गांव था उसमें वो लड़की वहाँ की थी, उससे शादी कर ली। ठीक है, अर्जेंटली शादी कर ली। तो शादी करने के बाद में इसको पता चला कि भाई लड़की ज़्यादा बड़े घराने की भी नहीं, तो अपने पापा के सामने लेकर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पापा लड़ेंगे, डांटेंगे, और जो अपने जो राज परिवार वाले डांटेंगे। तो इस हिसाब से इसको हरी सिंह ने जो इसकी जो वाइफ थी हरी सिंह की, जो उस लड़की से शादी की थी, उस लड़की को साइड में रख दिया, एक फ्लैट दिला दिया उसको कि आराम से तू इसमें रह। ठीक है, हरी सिंह इधर लड़ता हुआ रावल रतन सिंह के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है अपने पिता के साथ। ठीक है, हरी सिंह की जो वाइफ थी उसने गुपचुप में शादी की थी हरी सिंह ने, उसके एक पुत्र हो गया था इसका जो हरी सिंह का। ठीक है, जो वो पुत्र था उसका नाम था हमीर। ठीक है, ये इधर सही वीर गति को प्राप्त हो जाता है हरी सिंह। इधर इसकी पत्नी थी जो गुपचुप शादी की थी हरी सिंह ने, वो अपने बेटे हमीर को लेकर अपने पियर चले जाती है और वहाँ पर रहने लग जाती है। ठीक है, उधर अजय सिंह को पता चलता है कि भाई मेरे भाई था और भाई तो वीर गति को प्राप्त हो गया, और उसके ऐसे ऐसे पत्नी भी थी और उसके एक बेटा यानी मेरे भतीजा भी एक। तो अजय सिंह यानी अपने भाई के ससुराल जाता है या अपनी भाभी के जो पियर में जाता है, और भाभी को बोलता है कि भाई देखिए आप वापस चलिए अपने सिसोदा में चलिए, उधर आपका आधा अधिकार है, आप आराम से रहिए, इधर अपनी बेइज्जती हो रही है, ऐसे आप यहाँ पे पियर में रह रही हो। तो हमीर को और उसकी मदर को यानी हरी सिंह की पत्नी को वापस लेके आता है अजय सिंह, और यहाँ पर रखता है वापस सिसोदा में। ठीक है, फिर जो सज्जन सिंह एक अजय सिंह के पुत्र हुआ था। ठीक है, अजय सिंह के एक पुत्र हुआ था सज्जन सिंह। एक बार अजय सिंह पर किसी जो आक्रमण करते हैं, कोई दुश्मन आक्रमण करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ सकते हो, आप धीरे धीरे मैं बोल दूंगा, वापस रिपीट कर दूंगा, इधर नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। अजय सिंह के पुत्र हुआ था सज्जन सिंह, या मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये सज्जन सिंह पुत्र हुआ था हरी सिंह के, और ये इधर सॉरी हरी सिंह के नहीं, जो अजय सिंह के पुत्र हुआ था सज्जन सिंह। देखिए एक दिन अजय सिंह पर दुश्मन आक्रमण करते हैं, और जो सज्जन सिंह बोलता है, अजय सिंह बोलता है सज्जन सिंह को कि बजाय आक्रमणकारी को भगा करा, लेकिन जो सज्जन सिंह से वो आक्रमणकारी भागे नहीं। तो सज्जन सिंह तो वापस आ गया, और अजय सिंह को लगा कि भाई सज्जन सिंह तो से अब भाग नहीं पा रहे आक्रमणकारी, तो अपने जो भतीजे हमीर को बोल दिया जो अजय सिंह कि भाई जा मीर तू भगा के आक्रमणकारियों को। भाई हमीर एक वीर आदमी था, योद्धा आदमी था, हमीर गया और आक्रमणकारियों को भगा कर आया। तो अजय सिंह को लगा कि भाई हमीर एक वीर आदमी है, वीर बंदा है, और ये मेरे भाई का पुत्र है, तो मैं अगला सामंत इसी को बना देता हूँ। यानी अपने बेटे सज्जन सिंह को अजय सिंह सामंत नहीं बनाते अगला, और अपने भाई के यानी लड़के जो हमीर को सामंत बनाता है जो अजय सिंह है जो। ठीक है, इससे सज्जन सिंह नाराज हो जाता है। सज्जन सिंह नाराज हो जाता है इधर, भाई मेरे पिता अजय सिंह, मैं इनका बेटा हूँ, मैं अगला सामंत तो मैं ही बनना चाहता हूँ और मेरा अधिकार है। लेकिन अजय सिंह ने सज्जन सिंह को बोला कि भाई ये मेरे भाई का लड़का है, हमीर यानी मेरा भतीजा है। ठीक है, हरी सिंह का लड़का है। अगर हरी सिंह आज होता, जीवित होता, तो इसका ही नंबर आता, इसी का अधिकार होता हमीर का ही, जो सामंत बनने का। जो मेरा भाई रावल रतन सिंह के साथ लड़ता हुआ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरगति को प्राप्त हो गया,
अगर वो वैसे शहीद नहीं होता तो आज उसी का अधिकार होता, हरि सिंह का अधिकार होता, और हरि सिंह के अगला जो सामंत बनता हमीर बनता। तो मैं इसी को सामंत बनाना चाहता हूँ आगे। तो इधर हमीर को सामंत बना दिया अजय सिंह, और सज्जन सिंह दे के बागी हो गए, बगावत कर गया अजय सिंह से। ठीक है, इधर सज्जन सिंह बगावत करके यानी इन अजय सिंह के खिलाफ होकर महाराष्ट्र में चले गए। ठीक है, महाराष्ट्र में जाके अपनी जो राणा साका का शासन स्थापित किया, और धीरे धीरे वहाँ पर सामंत बनते गए, और एक लड़का पैदा यानी एक लड़के ने जन्म लिया, उसका नाम था शिवाजी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सज्जन सिंह सिसोदा से गया था महाराष्ट्र में, शिवाजी भी उन्हीं का वंशज था। ठीक है, सज्जन सिंह का वंशज था शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी। ठीक है, देखिए जो शिवाजी महाराज है वो खुद भी ये मानते थे भाई मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं मेवाड़ का वंशज हूँ, मैं राजस्थान के जो मेवाड़ का वंशज हूँ। ठीक है, सज्जन सिंह के ही वंशज थे महाराणा छत्रपति महाराज शिवाजी। ठीक है, इधर हमीर राजा जो सामंत बनता है हमीर। देखिए जो हमीर फिर आगे कुछ अब अपनी रणनीति यूज करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। जो हमीर है, जो अब चित्तौड़ पर अधिकार करने की सोचता है, भाई अपन चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं, पहले अपने ही भाई बंधुओं का जो अधिकार था चित्तौड़ पर, तो उस समय भाई चित्तौड़ पर जो बनवीर सोनगरा का अधिकार था। ठीक है, बनवीर सोनगरा अधिकार कर रखा था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो मालदेव सोनगरा को सौंप कर खिजर खान दिल्ली चले गए था, और मालदेव सोनगरा का ही जो वंशज था बनवीर सोनगरा, उसका पुत्र था जो मालदेव सोनगरा का पुत्र था बनवीर सोनगरा। देखिए आपको ऑप्शन में बनवीर भी मिल सकता है और जैसा सोनगरा भी मिल सकता है। ठीक है, जैसा भी मिल सकता है और बनवीर भी मिल सकता है। बनवीर सोनगरा है, जैसा सोनगरा। ठीक है, चित्तौड़ में अधिकार था, मालदेव सोनगरा का बेटा था ये बनवीर सोनगरा था जो। ठीक है, इस समय इधर से हरि सिंह का बेटा हमीर इधर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और बनवीर सोनगरा को हराता है। ठीक है, और जो बनवीर सोनगरा को अगर जो हमीर अपना अधिकार स्थापित करता है यहाँ पर। ठीक है, जो बनवीर सोनगरा के टाइम में देखिए 1320 के आसपास जो खिलजी वंश समाप्त हो गया था, 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया था। तो बनवीर सोनगरा यहाँ से हार कर देखिए जो वो खिलजी वंश समाप्त हो गया था, इसके बाद में तुगलक वंश का जो शासन रहा था। ठीक है, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया था, और तुगलक वंश में उस समय जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बनवीर सोनगरा इधर हमीर से नाराज होकर यानी हार कर और जो मोहम्मद बिन तुगलक के पास चले जाता है। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास चले जाता है जो बनवीर सोनगरा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक भाई मोहम्मद बिन तुगलक को बोलता जाकर भाई चित्तौड़ हमारा था, हमारा राज्य था, मेरे पिता ने शासन किया मालदेव सोनगरा ने, और उस मालदेव सोनगरा के बाद में मैंने शासन किया, जो मेरा अधिकार था चित्तौड़ पर, और मेरे को हमीर ने हरा दिया, ऐसी ऐसी बात है, तो आप मेरी सहायता करो। तो मोहम्मद बिन तुगलक बनवीर सोनगरा के साथ में इधर हमीर पर आक्रमण करता है। ठीक है, एक बांसवाड़ा में जगह पड़ती है सिंगोली, वहां पर जो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, सिंगोली बांसवाड़ा में युद्ध होता है। देखिए सिंगोली का युद्ध होता है हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में।
देखिए जो सिंगोली जगह पड़ती है ये बांसवाड़ा में है भाई। ठीक है, सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में होता है। फिर देखिए आपको मैं बता दिया 1320 में उधर खिलजी वंश समाप्त हो गया था और इधर तुगलक वंश का जो शासन स्थापित हुआ। हमीर के बाद वाले जो राजा थे इसमें अब देखिए अब आगे ये अपने को ध्यान रखने की बात है, जो हमीर से लेकर आगे वाले राजा अपने आगे उपाधि लगाते थे राणा की। इनसे पहले जो राहुल की उपाधि लगाते थे, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, राहुल रतन सिंह राहुल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, राहुल रतन सिंह राहुल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, बाद में फिर हमीर शासक बनता है यानी राजा बनता है। जो हमीर से लेकर आगे वाले राजा सब अपने आगे उपाधि लगाते थे, नाम के आगे राणा उपाधि का लगा, जो ये राणा या महाराणा मिल जाएंगे आगे वाले नाम के, जैसे महाराणा कुंभा। ठीक है, ऐसे उपाधि का नाम यूज करते थे, राणा उपाधि या महाराणा उपाधि। ठीक है, धीरे धीरे सिसोदिया कहलाए। वो सिसोदिया जो हमीर के वंशज है। ठीक है, राणा महाराणा या सिसोदिया जो भी है, जो हमीर के जो वंशज मिलेंगे आपको वो हमीर के वंशज है। ठीक है, हमीर से लेकर आगे वाले राजा राणा उपाधि का यूज करते थे। ठीक है, आगे वही सिसोदिया कहलाए। फिर इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं भाई हमीर ने क्या क्या करवाया चित्तौड़ में। देखिए जो अब आगे बात करेंगे हमीर के जो कार्य, तो इससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ वापस। भाई गोहिल वंश का शासन था, बप्पा राव जो राजा बने थे, रण सिंह या कर्ण सिंह का शासन आया। इनके दो बेटे थे, सैम सिंह और राहब। सैम सिंह बड़ा बेटा था, बड़े बेटे राजा कहलाते थे। ये जो बड़े बेटे राजा फिर राहुल उपाधि का प्रयोग करते, राहुल कहलाते थे। इधर छोटे बेटे उनको गांव या ठिकाने दिया जाता था। ठीक है, अपने भी यहाँ पे ये होता है कि भाई छोटे बेटों को कुछ छोटे मोटे एरिया दे दो या क्षेत्र दे दो, या बड़ा बेटा तो राजा बनेगा। ठीक है, तो ये जो ठिकाने गाँव देते थे, इनमें से जो राहब ने सिसोदा गाँव बसाया। ठीक है, इनके जो आगे बना राहब से आगे जो सामंत बना था लक्ष्मण सिंह, जो सामंत बना, लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, और जो 7 पुत्रों के साथ इधर रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हो जो लक्ष्मण सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। उधर अजय सिंह बच गया। अजय सिंह की मैं जो स्टोरी थी मैं बता दिया, जो एक किसी महिला से शादी करता है और उसके पुत्र हो जाता है, यानी उसको साइड में रखता है। तो अजय सिंह को पता चलता है कि मेरे ऐसे भाई था और उसके यानी वाइफ भी थी और एक मेरे भतीजा भी है। तो वो वापस पियर चले जाती है वाइफ उसकी, जो अपने बेटे को लेकर यानी अमीर को लेकर। उधर अजय सिंह को पता चलता है, अजय सिंह वापस उस जो भाई के ससुराल जाकर हरि सिंह की जो पत्नी और अमीर को लेकर वापस आता है जो। ठीक है, फिर यह अमीर आगे जाके अजय सिंह के बाद में आगे सामंत बनता है। अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को सामंत नहीं बनाया और सज्जन सिंह नीचे यानी महाराष्ट्र में जाकर अपनी जो राणा शाखा का शासन स्थापित करता है और आगे जाके शिवाजी महाराज उन्हीं के वंशज बनते हैं। ठीक है, देखिए जो फिर हमीर इधर चित्तौड़ पर अधिकार करता है। यहाँ पर बनवीर सोनगरा का अधिकार रहता है। बनवीर सोनगरा के पिता मालदेव सोनगरा थे। ठीक है, बनवीर सोनगरा बगावत कर यानी हमीर के खिलाफ बगावत करते हैं और उधर मोहम्मद बिन तुगलक के पास चले जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बनवीर सोनगरा के पक्ष में उधर हमीर से युद्ध करने के लिए आता है। बांसवाड़ा में सिंगोली नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर युद्ध होता है हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। हमीर उस युद्ध को जीतता है। ठीक है, अब हमीर ये युद्ध जीत गया। अब इसके उपलक्ष्य में कुछ तो खुशी में कुछ तो करवाएगा, शासन कार्य में जो भी कोई निर्माण करवाएगा, तो उसकी अपन बात करते हैं आगे। देखिए हमीर ने वहां पर एक मंदिर बनवाया बरोड़ी माता का। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। देखिए जो सिंगोली में युद्ध जीता था हमीर, उसके उपलक्ष्य में बनाया था। उसके बाद में बरोड़ी माता का मंदिर बनाया हमीर ने। देखिए जो बरवड़ी माता है इसको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। ठीक है, बरवड़ी माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। ठीक है,
देखिए जो बरोड़ी माता है मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है, ठीक है। मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है जो है बरोड़ी माता। और जो मेवाड़ के गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो जो बाण माता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इष्ट देवी और जो कुल देवी होती है इसके बीच में जो फर्क होता है कुल देवी और इष्ट देवी के बीच में, इनके बारे में मैं जो फर्क हो जो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो अगर गुहिल यहाँ पे चित्तौड़ के या मेवाड़ के हैं, अगर ये देखो रतन सिंह का छोटा भाई नेपाल गया, ठीक है। उधर सज्जन सिंह महाराष्ट्र गया, ठीक है। और भी कई विदेशों में गए, कुछ अदर स्टेट में गए। तो जो ये इधर कुंभकर्ण नेपाल गया था, वो यहाँ पर आकर अपनी एक देवी की मूर्ति स्थापित कर लेगा और यहाँ पर पूजा करने लग जाएगा, ठीक है। इधर सज्जन सिंह महाराष्ट्र में गया, एक मंदिर बनवा देगा एक अपनी देवी का, कोई भी वहां पर देवी को पूजा करने लग जाएगा। तो वो देखिए ऐसी जो जगह जगह पर देवियों की पूजा करने लग जाते हैं, ये इष्ट देवी होती है, ठीक है। और जो पूरे गुहिल वंश की एक देवी होगी यहाँ पे जो मेवाड़ में होगी, वो देखिए ये कुल देवी होती है, ठीक है। एक जब चाहे वो विदेश में कहीं पर भी जाओ, फिर अगर कुल देवी मानेंगे तो एक ही देवी को मानेंगे, वो चाहे कहीं पर भी स्थापित हो उसी को पूजने आएंगे, ठीक है। और जो इष्ट देवी होती है जो जगह जगह अपने अनुसार पूजने लग जाती है या उसको मानने लग जाते हैं, वो इष्ट देवी होती है, ठीक है। कुल देवी एक जगह होती है, किसी वंश की कुल देवी एक ही जगह होती है, एक ही होती है। और इष्ट देवियां अपने अनुसार मान सकते हैं किसी को भी, ठीक है। ये कुल देवी होती है। मैं बता दिया आपको कुल देवी और इष्ट देवी में जो भी फर्क है। जो बरोड़ी माता का मंदिर बनवाया, अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं बरोड़ी माता को। मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है बरोड़ी है अन्नपूर्णा माता। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता, ठीक है। गुहिलों की कुल देवी बाण माता है और जो मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी है जो अन्नपूर्णा है बरोड़ी माता है, ठीक है। फिर अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हमीर की। देखिए हमीर की जो उपाधियां हैं उनकी बात करते हैं अब आगे। हमीर को जो मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है, देखिए एक उपाधि दी गई है हमीर को मेवाड़ का उद्धारक। देखिए जो मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया है, देखिए मेवाड़ में पहले रावल शाखा का शासन स्थापित था, जो हमीर सिसोदा गांव से आया था, ठीक है। तो वापस देखिए एक अलग ही ठिकाने से आकर जो एक बड़ी रियासत पर अधिकार करता है, उस हिसाब से वापस इसको सर्वाइव करता है, चित्तौड़ को वापस नए सिरे से तैयार करवाता, इधर मंदिर वगैरह बनवाता है। उस हिसाब से जो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है, भाई मेवाड़ को वापस तैयार करने वाला कहा गया है, ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक कहा गया हमीर को। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसमें देखिए जो हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ठीक है। ठीक है, देखिए जो विषम घाटी पंचानन का मैं अर्थ बता देता हूं आपको। देखिए घाटी का मतलब युद्ध होता है, विषम का मतलब होता है कठिन, और पंचानन का मतलब होता है शेर, शेर के समान, ठीक है। इसका मतलब हुआ कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ना, ठीक है। कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ना या कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ना। विषम घाटी पंचानन का मतलब है कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ना। हालांकि आपको ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में भाई विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है। हालांकि इंटरव्यू वगैरह ऐसे कोई एग्जाम्स होते हैं इंटरव्यू वाले, उनमें पूछा जा सकता है विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है, ठीक है। कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ना। देखिए फिर अब आगे बात करते हैं। जो कुंभा द्वारा एक पुस्तक थी जो रसिक प्रिया, उसमें जो हमीर को वीर राजा बताया गया, ठीक है।
हम्मीर एक वीर राजा था। कुंभा द्वारा पुस्तक यानी रचित पुस्तक थी। कुंभा ने खूब प्रशंसा की हम्मीर की, भाई हम्मीर एक वीर राजा था, ठीक है, महान राजा था, वीर राजा बताया गया, ठीक है। कुंभा द्वारा रचित पुस्तक रसिक प्रिया में हम्मीर को वीर राजा बताया गया। फिर बात करते हैं जेम्स टोड की। देखिए जेम्स टोड ने भी प्रबल हिंदू बताया, ठीक है भाई, मजबूत हिंदू था हम्मीर जेम्स टोड के अनुसार। देखिए अपन ने जो हम्मीर की जो उपाधियों की बात की है, हम्मीर को उपाधि दी गई है मेवाड़ का उद्धारक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषमघाटी पंचानन बताया गया। और कुंभा द्वारा रचित जो पुस्तक है रसिक प्रिया, ठीक है, उसमें वीर राजा बताया गया। और जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू बताया, ठीक है, जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू बताया और रसिक प्रिया में जो वीर राजा बताया गया। इधर कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषमघाटी पंचानन बताया गया, ठीक है। फिर अब लेकिन हम्मीर की बात अपन ने कर ली है ढंग से। मैं जो भी फैक्ट थे हम्मीर के बारे में मैं आपको बता दिया, जो मेरे सामने आए थे, जो मुझे सही लगे आपकी जो एग्जाम्स के अनुसार, जो उनको मैं बता दिया आपको। अब आगे बात करते हैं जो आगे राजा बनते हैं, महाराणा लाखा, ठीक है, महाराणा लाखा की बात करते हैं। ठीक है, महाराणा लाखा का जो टाइम पीरियड आता है 1382 से 1421 आता है, ठीक है। ठीक है, महाराणा लाखा का जो टाइम पीरियड है 1382 से 1421 आता है, ठीक है। इनके बारे में अपन बातें करेंगे, 2-3-4 बातें फिर इनकी, तो वो बातें करेंगे। देखिए एक तो जावर के बारे में बात करेंगे, वहां से चांदी की खान मिली थी, ठीक है, फर्स्ट जावर की बात करेंगे। जो सेकंड नंबर पर बात करेंगे पिचोला झील की बात करेंगे। जो थर्ड नंबर पर है जो, ठीक है, हाड़ा, जो कुंभाहाड़ा की बात करेंगे। और फोर्थ नंबर पर जो बात करेंगे हंसाबाई की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो कुंभाहाड़ा और हंसाबाई की बात थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी अपनी, ठीक है। कुंभाहाड़ा और हंसाबाई की जो बात इंटरेस्टिंग रहेगी, ये सब आप जानते हो, ठीक है, जावर और पिचोला झील, ठीक है। जो महाराणा लाखा के समय में जो जावर में एक खान मिली थी, चांदी की खान, ठीक है। देखिए जो सीसा और लेड की खान है, ये मुख्यतः देखा जाए तो, ठीक है, सीसा और जस्ता की खान है, सॉरी सीसे को तो लेड बोलते हैं, सीसा और जस्ता की खान है। इसमें कुछ मात्रा में चांदी भी निकलती है, ठीक है, शुरू में निकलती है, बाद पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती है, लेकिन अपने इतिहास में लिखा गया महाराणा लाखा के समय में जावर से चांदी की खान मिली है। तो अपने को ये चाहिए भाई, जो भी एग्जाम्स में आए वो अपने को तो मानना है, ठीक है। साइड में चाहे कुछ ही हो, वहाँ पे सोना निकले चाहे कुछ भी निकले, लेकिन अपने को मानना है कि महाराणा लाखा के समय में जो जावर में चांदी की खान निकली थी, ठीक है। ये इतनी ही बात थी, महाराणा लाखा के समय जावर से चांदी की खान निकली थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, ठीक है, जो पिचोला झील की। देखिए जो महाराणा लाखा के शासनकाल में, महाराणा लाखा ने खुद नहीं बनवाई थी पिचोला झील, आप याद रखना, ठीक है। एक बनजारे द्वारा झील बनाई गई थी, बनजारे ने भी खुद ने नहीं बनाई थी। बनजारा एक घुमक्कड़ जाति होती है, ठीक है, घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं बनजारे। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि भाई इस बनजारे का नाम था छितर बनजारा, ठीक है। जो महाराणा लाखा के समय में पिचोला झील बनवाई थी जो बनजारा जाति के जो छितर बनजारे ने, ठीक है। जो बनजारे होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। देखिए उस समय कोई पैसे वाला व्यापारी रहा होगा कोई बनजारा। आज भी जो बनियाल
लोग होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, वो खूब धर्म पुण्य का काम करते हैं। तो मेवाड़ में किस लिए काम करे, क्या काम करवाए, उस समय पानी वानी के लिए कुछ काम करवाने होते थे। अकाल राहत कार्यों में आपको पता हो तो राजसमंद झील का कार्य करवाया गया था। ठीक है, वैसे ही देखिए बंजारे ने झील बनवाई, पिछोला झील। ठीक है, तो पिछोला झील का भी ये इतने इफेक्ट है। फिर अपन बात करेंगे आगे भाई। जो देखिए पिछोला झील के किनारे पर एक चबूतरा बनाया गया, नटनी का चबूतरा। ये इंटरेस्टिंग बात है, मैं थोड़ी बात बताऊंगा आपको, सुनना ढंग से। ठीक है, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया गया। अब अपन बात करते हैं नटनी के चबूतरे की। नटनी कौन थी? देखिए अदर फैक्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा, लेकिन बात थोड़ी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में सही आ सकती है। ठीक है, नट भी एक जो कर्तव्य दिखाने वाली जाति होती है। ठीक है, आज भी नट जो ख्याल वगैरह नट कर्तव्य दिखाते हैं। एक बार जो मेवाड़ में नट था, उस समय महाराणा लाखा का शासनकाल था। जो कर्तव्य दिखाती है नट जाति, एक नट आया महाराणा लाखा के पास। ठीक है, महाराणा लाखा के पास नट आता है और जो लाखा को बोलता है नट, भाई मैं जो कर्तव्य दिखाता हूँ। ठीक है, तो महाराणा लाखा ने बोला ये इसमें कौन सी बात है भाई, नट सभी कर्तव्य दिखाते, ख्याल दिखाते हैं। ठीक है, तो ये नट बोलता है लाखा को कि भाई मैं स्पेशल दिखाता हूँ, कुछ भी दिखाता हूँ, जो स्पेशली जो कर्तव्य दिखाता हूँ। फिर लाखा ने बोला ऐसा क्या दिखाता है तू? तो नट ने बोला भाई मेरी नटनी है, जो भाई नट की वाइफ होगी, जो नटनी होगी, मेरी नटनी है जो रस्सी पर चलती है और रस्सी पर चल सकती है। ठीक है, तो लाखा ने फिर बोला कि भाई नटों का काम ही होता है ये कर्तव्य दिखाना और चल सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसने जो स्पेशल की बात बोली, भाई मेरी नटनी स्पेशल जो कर्तव्य दिखा सकती है। तो इसने बोला कि जो मेरी नटनी है पिछोला को पार कर सकती है। ठीक है, तो महाराणा लाखा ने बोला यार तू फालतू में सुबह सुबह क्या मैं ही मिलाऊं क्या, पर जो मेरा मूड खराब कर रहा। ठीक, भाई ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता, पिछोला कितनी बड़ी है, यहाँ टोंक फाटक से लेके उधर चले जाए सांगानेर तक इतनी बड़ी पिछोला झील है। ठीक, तो महाराणा लाखा ने बोला कि ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता। फिर नट ने बोला कि अगर ऐसा कर दी नटनी तो आप क्या करोगे? तो महाराणा लाखा भी सुबह सुबह बैठे थे। लाखा ने बोल दिया कि चल ठीक है, अगर ऐसा कर देती है नटनी तो आधा मैं और दे दूंगा। ठीक, ये पिछोला झील है। ठीक है, एक रस्सी इधर बांधी जाती है, एक पिलर इधर लगाया जाता है, एक पिलर इधर लगाया जाता है, इस पर जो रस्सी लगाई जाती है। ठीक है, महाराणा लाखा ने शर्त रख दी कि अगर तेरी नटनी इस पिछोला को पार कर जाती है तो मैं आधा मेवाड़ दे दूंगा। इधर पूरे मेवाड़ में सबको बोल दिया गया, ये चर्चा हो गई कि महाराणा लाखा ने भाई महाराणा ने नट से शर्त लगा ली है और नटनी पिछोला को पार करेगी रस्सी पे, और अगर पार कर जाती है तो आधा मेवाड़ नट को दिया जाएगा। ठीक है, बात हो गई, सब आ गए, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। राणा जी बैठे थे, उसके मंत्री सामंत वगैरह सब बैठे थे। इधर रस्सी लगाएगी, इधर पिछोला को पार करना था। जो नटनी स्टार्ट हो गई रस्सी पार करने के लिए, पहुंच गई, लगभग आधी पहुंच गई। ठीक है, उस समय और तो भीड़ वाले तालियां बजाए, मंत्री सब मंत्री वगैरह सामंत वगैरह सब तालियां बजाए, भाई नटनी जल्दी पार करो, और थोड़ा सा बचा है, और थोड़ा सा बचा है, ऐसे करते करते उसका हौसला बढ़ाए। इधर लाखा जी तो मायूस हो गए कि अगर ये नटनी पार कर जाती है तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। उधर सामंतों ने पूछा कि लाखा जी आप ऐसे, महाराणा जी भाई आप ऐसे कैसे? तो लाखा ने उनको बुलाया, आप यहाँ हो रहे। फिर उनको बोला आप तुम क्यों हंस रहे हो? लाखा ने बोला कि वो सामंत और मंत्रियों ने बोला कि इसमें से क्या बात है, नटनी पार करने वाली है तो ठीक है, हौसला बढ़ा रहे। तो मुझे जो लाखा बोले उनको सामंतों मंत्रियों को कि मुझे एक बात बताओ, अगर ये नटनी इसको पार यानी क्रॉस कर जाती है पूरी पिछोला को तो उसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। तो मंत्री बोले भाई आपने ही कहा था तो देना पड़ेगा, तो इसको अगर आधा मेवाड़ देंगे अपन, मतलब महाराणा लाखा बोलते हैं मंत्रियों को, तो मेरे पास मेवाड़ आधा रहेगा और मेरे पास मेवाड़ आधा रहेगा तो मैं मंत्रियों को भी आधे रखूंगा, सामंतों को आधे रखूंगा। तो मैं मंत्रियों को आधे रखूंगा तो आपकी भी आधे मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी, आधे मंत्री घर पे बैठ जाओगे। तो मंत्रियों के तब दिमाग में घुसी कि भाई अब यार क्या करना, अब इधर आधा मेवाड़ गया तो अपनी नौकरी गई। तो मंत्रियों ने बोला महाराणा लाखा से भाई अब क्या करे? तो लाखा ने बोला भाई इसको कैसे भी रोको और कैसे भी अपनी शर्त भी पूरी होनी चाहिए और इसको रोको भी। ठीक है भाई, इधर नट बैठा था, नटनी का भाई जो पति था नट बैठा था
और पास में नटनी का बच्चा खेल रहा था। जो महाराणा लाखा के जो सामंत और मंत्री थे उन्होंने जो नटनी के बच्चों को बोला यहाँ रे, एक टॉफी दे, एक थप्पड़ दी उसके, ठीक है। जो ही नटनी को पता, ओ बच्चा रोया और नटनी को पता चला कि वो बच्चा रो रहा। देखिए आज भी ये है कि भाई अगर बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ को तो पता चल ही जाता है, ठीक है, कि भाई अपना बच्चा रो रहा है, ठीक है। बच्चा कितनी दूर हो रहा हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आवाज जाए अपने बच्चे की तो माँ समझ जाती है कि अपने वाला रो रहा है, ठीक है। नटनी का थोड़ा ध्यान इधर बच्चे की तरफ गया, नटनी झील में समा गई, ठीक है, गिर गई झील में। बस यही तो होता है कंसंट्रेशन का खेल होता है, जो एक करतब दिखाना वगैरह, जैसे रस्सी पर चलना, रस्सी पर हर कोई नहीं चल सकता, एकाग्रता का खेल होता है। इधर बच्चे की तरफ नटनी का ध्यान गया, नटनी झील में, उधर लाखा जी जीत गए भाई, ठीक है, शर्त पूरी नहीं हुई। उधर नट बोले यार भाई राजा को, महाराणा लाखा को, भाई आप ये ऐसे क्या किए, भाई मेरे तो पूरा घर बाहर ही गया, आप तो बस चलो मेवाड़ तो आपके पास रह गया, लेकिन मेरे तो पूरी घर गृहस्थी गई। तो लाखा ने बोला कि चल ठीक है, तेरी नटनी तो गई, लेकिन तेरी नटनी के नाम से एक चबूतरा बनवा देते हैं, तू यहाँ पे आके टाइम पास कर लिया करना, और उस नटनी के नाम का चबूतरा बना देंगे। पिचोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना दिया, ठीक है। ये जनश्रुतियाँ भाई, जिनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, ठीक है। मैं एक बार एक गांव गया था, जैसे जमवा रामगढ़ का एक गांव है, वहाँ पर जो बड़े लोग बैठे थे वहाँ बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, तो वो वहाँ के लिए भी ऐसी बात बोल रहे थे, लेकिन वो नटनी नहीं बोल रहे थे। जो जमवा रामगढ़ बांध है उसके नीचे कोई ऐसे कंजर जाति होती है, तो वो बातें कर रहे थे भाई वहाँ पे कांजरी का तबारा है, कांजरी का तबारा। तब अब इधर चबूतरा बोल रहे अपन, वहाँ पे जो कमरा वमरा बना दिया होगा जो कंजरी के नाम से, वो उसने भी ऐसी कोई बात बता रही, वो लोग बात बता रहे थे भाई कांजरी ने जमवा रामगढ़ के आगे जो झील बनी हुई है उसको क्रॉस किया था, और ऐसे उसका जो एक कमरा बना हुआ तो उसको तबारा यूज कर रहे थे जो कमरे के लिए। फिर मैं उनको पूछ लिया भाई आप कहाँ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बांध के नीचे। मैं बोले सोचा यार मेरे को तो जो उदयपुर वाली जो स्टोरी पड़ी हुई समझी सुनी हुई है। मैं बोला नहीं ये तो उदयपुर की स्टोरी है, पिछोला की। कच नहीं वो कोई गलत बात है, यहाँ है असली बात है। मैं ठीक है यार तुम्हारी जान, हमने तो वहाँ की पढ़ रखी। तो ऐसी बात है भाई, जनश्रुतियाँ होती है ये, ठीक है। इधर यहाँ पे नटनी का चबूतरा बना दिया अपने लिए। ये बात है भाई, नटनी का चबूतरा कहाँ पे है, किस झील के किनारे स्थित है, ठीक है, मैं आपको बता दिया। फिर आगे बात करते हैं अपन कुंभाड़ा की। देखिए कुंभाड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंभाड़ा नकली किले, जो बूंदी के नकली किले की रक्षा करते हुए मारा गया था। ये क्वेश्चन आता है भाई, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था, तो कुंभाड़ा मारा गया था, ठीक है। एक बार महाराणा लाखा बूंदी की कोई राजकुमारी थी, यानी हाड़ी रानी थी, उससे शादी कर लिए, ठीक है। पर राजकुमारी थी, उससे शादी करने के बाद वो रानी हो गई, तो हाड़ी रानी थी, बूंदी की थी, ठीक है। राणा लाखा जो रानी को ले आए घर पे, तो लाखा 1-2 दिन निकले शादी करने के बाद, पूछे जो रानी को, हाड़ी रानी को, कि भाई मेवाड़ को देख लिया, मेवाड़ कैसा लगा। तो जो रानी ने बोल दिया नॉर्मल, सब ठीक है, अच्छा लगा। तो महाराणा उस टाइम खाना खाते खाते बातें कर रहे थे रानी से, तो रानी नॉर्मल बता दी भाई ठीक है, ठीक ही लगा। तो नहीं भाई अच्छे से बताओ कि भाई कैसा लगा। अच्छा लगा बोल दी भाई, अच्छा लगा। कचे यानी महाराणा लाखा बोलते आगे रानी को, भाई बूंदी का किला ठीक है या चित्तौड़ का किला। कुछ नहीं, यानी जो देखिए अपने वालों को सब सही बताते हैं भाई। अगर मेरे को कोई पूछे मेरे गांव के लिए तो मैं शायद मेरे गांव को ठीक बताऊं, या फिर मैं अगर राजस्थान में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊं तो मैं जयपुर को ठीक बताऊं, या भारत में किसी अदर स्टेट में जाऊं तो मैं राजस्थान को सही बताऊं, या विदेश में जाऊं तो फिर मैं भारत को सही बताऊं। तो ये आदत होती है भाई सभी की। तो उधर रानी ने मजाक में बोल दिया भाई, मजाक में क्या, उसको तो शायद बूंदी किला ही सही लग रहा होगा, तो बोल दी नहीं यार बूंदी जितना तो ठीक नहीं है। तो ये क्या बात हुई, राणा ने बोला ये क्या बात हुई भाई, सही बता बूंदी और चित्तौड़ में से कौन सा सही है। उसको जिद्दा हो गई जो महाराणा लाखा के, भाई यार बूंदी को सही कैसे बता सकते और चित्तौड़ को खराब कैसे बता सकते। महाराणा लाखा ने एक बार और बोला भाई आगे जाके महल वगैरह देख किया, जैसे कौन कौन से महल है जो सब देख के यार फिर बताना। तो वो बोल देख ली, सब बता दी भाई ठीक। फिर भी पूछा कि भाई अब बता दोनों में से कौन सा ठीक है, फिर भी लास्ट में ये बोल दी भाई बूंदी जितना तो सही नहीं है। तो जो महाराणा जी का जो फर्स्ट जो टुकड़ा तोड़े थे, यानी पहला घास ही था रोटी का, वो हाथ से ही छूट गया, ठीक है भाई। ये चित्तौड़ को गलत कैसे बता सकती है, बूंदी की लाइता कितना अच्छा है कि भाई ये चित्तौड़ को ही गलत बता दी, उठ के और अपने मंत्री और सामंतों को बोल दी कि भाई
ऐसी ऐसी बात है, अपने सामंत और मंत्रियों को तैयार करो और बूंदी किले को फतेह करना है, बूंदी किले को तोड़ना है। तो सामंत और मंत्रियों के दिमाग खराब हो गया, भाई ये कल तो शादी करके आया और अब आज वहां पर युद्ध करेगा, वहां पे तलवारें मारेगा। ठीक है, कल तोरण मार के आया था, आज तलवारें मारेगा वहां पे। तो पूछे क्या बात हो गई है, तो महाराणा लाखा ने बताया कि ये बात हो गई, रानी बोल रही है कि बूंदी का किला चित्तौड़ से अच्छा है। तो क्या बात है, होगा तो देख लेंगे बाद में। कहते नहीं, मैंने कसम खाई है कि भाई खाना अंजलि तब प्राप्त करूंगा कि बूंदी का किला गिराया जाए, और फिर सबसे अच्छा भारत में अगर बचेगा यानी दुनिया में बचेगा तो चित्तौड़ का किला बचेगा, बूंदी का किला तोड़ा जाएगा। तो मंत्री वगैरह ने सब रानी को बोला कि भाई इसको ऐसा क्या बोल दिया, इससे माफिया भी मांग लो। तो रानी ने बोला मैं क्या मजाक भी नहीं कर सकती हूँ अब आपसे। कहते नहीं, मैंने तेरे से 2 बार पूछा था, फिर भी तूने बूंदी के किले को ही सही बताया, तो अब तो बूंदी का किला तोड़ना पड़ेगा या युद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए, जो वहां के जो मंत्रियों ने राजी किया, महाराणा लाखा को सेट किया कैसे भी कि भाई आज तो आपकी जो शर्त उरत पूरी कर लो, फिर साल 6 महीने बाद या 1 साल बाद में जाके बूंदी को किले को गिरा देंगे। बूंदी वाले को क्या औकात है कि भाई वो अपने सामने जीत जाए। तो अभी तो ऐसे करते हैं कि भाई एक चित्तौड़ के बाहर एक जो कमरा बना लेते हैं, उसके ऊपर बूंदी फोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, और उस कमरे को आप तोड़ देना, उसी को अपन बूंदी फोर्ट मान लेंगे, और आपकी जो शर्तें वर्तें पूरी है वो पूरी कर लेना और खाना वाना खा लेना। ठीक है, तो राणा लाखा ने बोला कि भाई ठीक है, जो भी करो जल्दी करो, लेकिन भूख लग रही है मेरे को। तो ये इधर है जो अर्जेंट में रूम तैयार किया गया, कमरा तैयार किया गया, इसके ऊपर लिखा गया बूंदी फोर्ट। ठीक है, बूंदी किला। तो राणा लाखा को बोला गया कि आप इधर से तीर मारना और वो उधर रह जाएगा, तो अपन मान लेंगे बूंदी किला गिरा दिए और सबसे अच्छा चित्तौड़ किला बचा। महाराणा लाखा इधर से तीर मारते हैं, एक तीर मारे इधर बूंदी किला पर, नकली बूंदी किला पर, इधर से एक तीर आता है महाराणा लाखा की तरफ। ठीक है, महाराणा लाखा चौंक गए, भाई यहाँ पे कौन है, ये काम किसने किया, उधर से तीर कैसे आ रहा है। उधर जाके मंत्री देखे तो एक लड़का था बूंदी किले में, इधर से तीर चलाता है। ठीक है, ये लड़का वो था जो महाराणा लाखा जो जिस रानी से शादी किए थे उसका भाई था ये। ठीक है, कुंभाड़ा। देखिए उस टाइम, आज अपने गांव में अगर लड़की की शादी होती है तब लड़की के साथ एक छोटी लड़की भेजी जाती है। ठीक है, उस समय देखिए कई जगह पर लड़के भी भेजे जाते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा, पर लड़के भेजते हैं आज के टाइम में। अगर ये मेरे को पढ़ाया गया है, यही पढ़ा हूं मैं शुरू से, भाई जो महारानी के साथ में ये लड़का आया था उसका भाई आया था, लेकिन पहले भेजते होंगे। आजकल लड़कियां भेजी जाती है, छोटी बच्चियां भेजी जाती है साथ में, एक दिन के लिए वापस आ जाती है दूसरे दिन। मेरे जो नजरों के सामने तो ये है। तो उधर महारानी के साथ में भाई आया था कुंभाड़ा, तो वो इस रूम में जाकर इधर से तीरे चलाता है महाराणा लाखा की तरफ। ठीक है, इधर लाखा का साला ही मान लो, साला सा भी था, महाराणा लाखा का साला। ठीक है, महाराणा जो रानी का भाई था कुंभाड़ा। तो ये इससे पूछा गया भाई तू क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तू ये तीर क्यों चला रहा है। तो इसने बोला कि भाई मैंने ऐसे सुना है कि भाई आपकी जो कोई कस्में उसमें थी थोड़ी बहुत, उनको पूरी करने के लिए आप नकली जो बूंदी का किला बनाया है आपने, और इसको ढहाकर आपकी जो कस्में पूरी कर लोगे और आप ये मान लोगे कि भाई बूंदी को फतेह कर लिया अपन। हाँ, तो क्या बात हो गई, इसमें क्या है। कहते नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जीवित है तब तक बूंदी के किले को कोई नहीं जीत सकता। एक एक हाड़ा को पहले मारा जाएगा, फिर बूंदी के किले को फतेह कर सकते हो। इतना सा बालक इतनी समझदारी रखता था। इसलिए तो भाई राजस्थान को आज पूरे भारत और विदेशों में पहचान है भाई राजस्थान की। ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है राजस्थान को यानी प्रसिद्धि पाने के कारण, जो छोटा मोटा नहीं है कारण। इतने से बालक इतना ध्यान रखते थे, आज किसी को लड़वा दे तो वो पहले भाग जाए। ठीक है, इधर ये बूंदी का किला के लिए देखिए, जो इसकी जो बहन को बोला गया, जो हाड़ी रानी को, भाई इसको समझा तेरे भाई को, इसको कुरकुरे उरकुरे दिलाएंगे, जो मुकेश पापड़ लाकर दिएगे। ठीक है, ठेडे मेढे लाकर दिए होंगे उस टाइम में भी। ठीक है भाई, सोया स्टिक वगैरह तो चलती नहीं थी उस टाइम, तो इसको कुछ दिए होंगे लाकर, फिर भी नहीं माना। और आखिर में महाराणा लाखा से लड़ता हुआ ये नकली बूंदी के किले की जो सहायता करता हुआ मारा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये चर्चा क्वेश्चन बनता है कि नकली बूंदी के किले की नकली बूंदी की सहायता करते हुए कौन मारा गया था। कुंभाड़ा मारा गया था, ये आप ध्यान रख लेना। नकली बूंदी के किले की सहायता करते हुए कुंभाड़ा मारा गया था। फिर बात करते हैं अपन इधर हंसाबाई की। देखिए हंसाबाई वाला जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है।
देखिए जो हंसाबाई है, तो मेवाड़ के जो मेवाड़ में जो शासन था तो गुइल वंश का शासन था। ठीक है, अपन यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हंसाबाई की, और हंसाबाई को पढ़ते हैं अपन। लेकिन मेवाड़ में गुइल वंश का शासन था इधर। ठीक है, राजा था महाराणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा का बेटा था जो राजकुमार चुंडा। ठीक है, मेवाड़ में गुइल वंश का शासन था, राणा लाखा राजा था, और राजकुमार चुंडा जो राजकुमार था महाराणा लाखा का बेटा था। इधर मारवाड़ में जो राठौड़ वंश का शासन था। ठीक है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो शासन था, राणा जो राव चुंडा था यहाँ का राजा। ठीक है, देखिए राणा तो मेवाड़ में थे, इधर राव लगाते थे राजा, राव चुंडा यहाँ का राजा था। ठीक है, उधर चुंडा राजकुमार था, इधर राजा था, राव चुंडा राजा था। ठीक है, इसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम था हंसाबाई। ठीक है, बेटे का नाम था रणमल। ठीक है, राव चुंडा का एक बेटा और एक बेटी थी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम था हंसाबाई और राव चुंडा के बेटे का नाम था रणमल। तो एक दिन मारवाड़ जो दरबार था, राव चुंडा का दरबार था, वहां पे बातें हो रही थी, भाई हंसाबाई की शादी करनी है, रिश्ता करना है, तो कहाँ की राजकुमार ठीक रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ बातें चल रही थी रिश्ते की। तो सबने बोला कि भाई सबसे बड़ी रियासत है फिलहाल चित्तौड़ यानी मेवाड़ रियासत है, तो वहां के राजकुमार ही सही रहेगा, जो चित्तौड़ का राजकुमार सही रहेगा। देखिए जो उस टाइम जो रिश्ता करने आते थे, देखिए अपने गांव में नाई या ब्राह्मण को ही रिश्ता करने के लिए भेजा जाता था पहले। आजकल तो सब जाने लग गए भाई, लड़की की मम्मियाँ जाने लग गई, उधर से लड़के की मम्मियाँ जाने लग गई, लड़के की बहन जाने लग गई लड़कियों को देखने, या लड़की के उधर भाई वगैरह सब आते देखने के लिए। लेकिन उस समय ब्राह्मण भेजा जाता था या कोई नाई वगैरह भेजा जाता था और वो रिश्ता पक्का करे जाते थे। ठीक है, इधर ब्राह्मण ने जो रिश्ते नारियल लाया, जो मेवाड़ दरबार में नारियल लाते हैं, जो ब्राह्मण हंसाबाई का जो रिश्ता लाते हैं, ठीक है, रिश्ते को नारियल बोला जाता है, नारियल लाने को रिश्ता बोला जाता है। ठीक है, ये रिश्ता आता है इधर राजकुमार चुंडा के लिए। ठीक है, राजकुमार चुंडा देखे लाखा जी उस समय थोड़े बुढ़ापे में थे, आखिरी दिनों में थे, ये नाम मात्र के राजा थे, पूरे अधिकार यानी पूरे जो राजकार्य को संभालने का काम राजकुमार चुंडा कर रहा था उस समय। तो राजकुमार चुंडा कहीं बाहर गया हुआ था या दरबार में बैठा हुआ था साइड में, लेकिन इधर गेट पर जो गेट वाले होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके पास जो पंडित जी आए नारियल लेकर, तो उधर लाखा को बोलते हैं आकर कि भाई मेवाड़ से कोई आया, जो मारवाड़ से कोई आया और भाई ये बात है, कोई आया आपसे मिलना चाहता है, तो उसको अंदर बुला लिया। ठीक है, राणा लाखा बैठे थे, राव चुंडा दरबार में बैठे थे साइड में। ठीक है, राणा लाखा पूछा, हाँ भाई क्या बात है, भाई कैसे आए हो? तो ब्राह्मण ने बोला, पंडित जी ने बोला कि भाई हम तो रिश्ता लेकर या नारियल लेकर आए हो मेवाड़ के लिए। ठीक है, राणा लाखा को लगा कि भाई अगर रिश्ता आया तो अपने लिए आया होगा, इसको पता नहीं था कि अपने बेटे राजकुमार चुंडा के लिए आया। पूरी बात ये भी नहीं बताई थी, ब्राह्मण भी नहीं बताए थे। तो राणा लाखा ने मजाक में बोल दिया कि भाई आजकल तो बुढ़ापे में भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, नारियल आ रहे हैं। तो इन ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि रुको रुको, ये बात नहीं थी, पूरी बात सुनाना चाहते हैं, पूरी बात सुनो और फिर समझना। तो बोले, राणा लाखा बोले क्या बात है बताओ। तो राणा लाखा को ये पंडित जी बताया कि हम आपके लिए रिश्ता नहीं लेकर आए। तो किसके लिए लेकर आए हो? तो जो पंडित जी ने बताया कि हम आपके जो बेटे हैं राजकुमार चुंडा, उसके लिए जो रिश्ता लाए हैं। ठीक है, पहले राणा लाखा हंस रहा था, फिर जो मना करने पर दरबार में जो मंत्री वगैरह सब हंसने लग गए जोर जोर से कि भाई राणा लाखा बुढ़ापे में है, अभी भी जो मोह माया का जो वो छोड़ रहे नहीं है, जाल मोह माया वाला जाल छोड़ रहे नहीं है, अभी भी जो पैर कब्र में पड़े इनके, फिर भी शादी के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। तो उधर दरबार में हंसने लग गए, हंसी होने लग गई राणा लाखा की। इधर राजकुमार चुंडा को बुरा लगा भाई अपने पिता पर, जो दरबार के जो मंत्री वगैरह हंस रहे।
तो राजकुमार चुंडा ने मना कर दिया उस समय, अगर आप शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता राणा लाखा से कर सकते हो, मैं शादी नहीं कर सकता। तो इन ब्राह्मणों ने बोला यार ये क्या बात है, ये तो मरने वाला है, ये तो इस बुढ़ापे में थोड़े दिनों का मेहमान, हम आपसे करना चाहते हैं। तो ये मना कर दिया राजकुमार चुंडा, भाई मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है, या तो आप जाओ। तो ये ब्राह्मण वगैरह सब उठ कर वापस जा रहे थे, तो इन्होंने बाहर आकर बातचीत की आपस में कि भाई यार अपन मारवाड़ वापस चलेंगे, तो मारवाड़ में बोलेंगे भाई रिश्ता पक्का नहीं करके आए तो कैसे क्या करें। तो इन्होंने बात की कि भाई अपन चलो राणा लाखा से शादी कर देते हैं, और राणा लाखा से शादी करेंगे तो अपनी अंसाबाई है उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो अगर चित्तौड़ का जो अगला राजा बना दे राणा लाखा, तो अंसाबाई की शादी राणा लाखा से कर देते हैं। यानी राजकुमार चुंडा को अगला राजा न बनाकर अंसाबाई से उत्पन्न संतान को अगला राजा अगर बना देता है राणा लाखा, या अभी शर्त रख लेता है इस बात की, तो अपन अंसाबाई की शादी राणा लाखा से कर देंगे। वापस दरबार में आए बार गेट से जो पंडित जी, राजकुमार चुंडा से बात की, भाई ये हमारी शर्त है, अगर आप अगला राजा नहीं बनते हो मेवाड़ के, और हंसाबाई से उत्पन्न जो लड़के को अगर मेवाड़ का राजा बनाते हो, तो हम राणा लाखा से शादी करने के लिए तैयार है। तो राजकुमार चुंडा ने यस कर दी शर्त के लिए, भाई ठीक है, अगर आप हंसाबाई से उत्पन्न बेटे को ही मेवाड़ का राजा बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको बता दिया। तो देखिए जो राजकुमार चुंडा ने उस समय जो शपथ खाई थी, भाई मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा आगे, ठीक है। राजकुमार चुंडा ने शादी तो की थी, आगे शादियां खूब की थी, आगे इनके चलकर एक ब्रांच हुई थी चुंडावत ब्रांच, ठीक है, लेकिन इन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया था। देखिए अपन महाभारत की बात करते हैं थोड़ी सी। महाभारत में जो हस्तिनापुर के जो महाराज थे शांतनु महाराज, ठीक है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, महाभारत वाली बात जो एग्जाम्स में ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी समझने के लिए मैं बता देता हूँ। महाभारत में जो हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु, ठीक है, उन्होंने बुढ़ापे में शादी की थी, ठीक है, सत्यवती के साथ शादी की थी, ठीक है। महाराज शांतनु ने जो हस्तिनापुर के राजा थे उन्होंने बुढ़ापे में सत्यवती के साथ शादी की थी। सत्यवती के पिता ने, ठीक है, महाराज शांतनु के बड़े बेटे, ठीक है, वो बेटे थे महाराज शांतनु के जो बड़े बेटे थे सत्यव्रत, ठीक, सॉरी सत्यव्रत नहीं देवव्रत बेटा था महाराज शांतनु का, उससे शर्त की थी कि अगर आप अगले राजा न बनते हो और सत्यवती की जो संतान उत्पन्न होती है उसको अगला राजा बना देते हो, तो मैं आपके जो पिता से मेरी बेटी की शादी कर सकता हूँ, यानी विवाह कर सकता हूँ। तो उधर देवव्रत ने शपथ खाई थी कि भाई मैं आगे शादी भी नहीं करूंगा और राज्य भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने इतनी शर्त रखी थी कि भाई आप तो नहीं करोगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली संतान भी राज्य पर कोई क्लेम नहीं करे या राजा नहीं बने, जो मेरी बेटी है सत्यवती इसी के संतान या इसी की पीढ़ी आगे राजा बनती जाए, ठीक है, हस्तिनापुर की। तो देवव्रत ने शपथ ले ली थी कि भाई मैं ना ही तो शादी करूंगा आगे भविष्य में और ना ही मैं राज्य ग्रहण करूंगा, ठीक है। इस कारण से जो देवव्रत को भीष्म पिता कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया, ठीक है, उसी के आधार पर राणा चुंडा ने शपथ ली थी कि भाई मैं आगे राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने शादी के लिए शपथ नहीं ली थी। भाई आप ये सोचो कि भाई यार शादी भी नहीं की थी, इन्होंने चुंडावत ब्रांच चलाई थी इनकी, राजकुमार चुंडा की तो एक ब्रांच चली थी चुंडावत ब्रांच, शादियां खूब की थी, पूरी ब्रिगेड तैयार कर ली थी। तो हाँ, राज्य ग्रहण नहीं करने की शपथ खाई थी इन्होंने, ठीक है। तो मैं महाभारत वाली बात बता दी आपको। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में शादी की थी सत्यवती के साथ, ठीक है। सत्यवती के जो पिता ने शर्त रखी थी उनके जो शांतनु के बड़े बेटे देवव्रत के पास, भाई आप अगला राजा नहीं बनोगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगला राजा नहीं बनेगी, तभी मैं मेरी बेटी सत्यवती की शादी आपके पिता के साथ कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कोई शपथ ली थी, भाई शादी भी नहीं करूंगा और आगे राज्य भी ग्रहण नहीं करूंगा। उसी के आधार पर इन जो राजकुमार चुंडा ने भी शपथ ली थी कि भाई मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। इसी के आधार पर राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। देखिए फिर आगे बात करते हैं अपन, जो ये इतना त्याग करने की वजह से राजकुमार चुंडा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। भाई मंत्री वगैरह सबने बोला कि भाई इतना त्याग किया है राजकुमार चुंडा ने, भाई ये राजकार्य को भी त्याग दिया है, राज्य को भी त्याग दिया है, तो कुछ तो स्पेशल दिया जाए इसको, ठीक है।
इसको विशेषाधिकार दिए गए थे कुछ, कि जो मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं उनमें से 4 ठिकाने राजकुमार चुंडा को दिए गए थे। ठीक है, ठीक है। राजकुमार चुंडा को मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 दिए गए थे। इनमें से 4 थे, देखिए जो इंपॉर्टेंट था वो सलूम्बर था, सलूम्बर ठिकाना जो उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, राजकुमार चुंडा को उनमें 4 में से सलूम्बर ठिकाना भी दिया गया था। 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 राजकुमार चुंडा को दिया गया था, उनमें से सलूम्बर ठिकाना प्रमुख था। ठीक है, सलूम्बर उदयपुर में है, और इसी के साथ 3 ठिकाने और दिए गए थे, जो आमेट देके राजसमंद में आमेट जो ठिकाना है राजसमंद में, आमेट ठिकाना। फिर जो तीसरा था बेगू ठिकाना, बेगू चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और जो चौथा था वो देवगढ़ ठिकाना है, देवगढ़ ठिकाना राजसमंद में। ठीक है, ठीक है, 4 ठिकाने थे, सलूम्बर जो उदयपुर में, आमेर जो राजसमंद में, बेगू ठिकाना जो चित्तौड़गढ़ में, और देवगढ़ ठिकाना जो राजसमंद में। इतने अपन बातें की हैं। और जो नेक्स्ट अधिकार दिया गया था जो कुंभा को, इस जो ठिकानों के अलावा। ठीक है, देखिए जो सलूम्बर का सामंत होगा, जो मेवाड़ के जो राजा का राज तिलक करेगा। ठीक है, मेवाड़ सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। यह अधिकार राजकुमार चुंडा को दिया गया था। सलूम्बर का सामंत होगा राजकुमार चुंडा, तो आगे जो भी चुंडा के वंशज होंगे तो वो आगे जो मेवाड़ के जो भी राजा बनेंगे उनके राज तिलक जो सलूम्बर के सामंत करेंगे। ठीक है, यह अधिकार दिया गया था दूसरा। और जो तीसरा जो अधिकार था, सलूम्बर का सामंत जो मेवाड़ का सेनापति होगा। ठीक है, सलूम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। देखिए ये समझना, इस ढंग से समझना मैं बता रहा हूँ। अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको सही समझाने की। जो अधिकारों में था, सलूम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। देखिए सेनापति होता जो सेना का अगला भाग होता है ना, उसे सेना, उसमें सेनापति होता है, जो सेना का सेनापति, और उसको बोलते हैं जो हरावल बोलते हैं सेना के अगले भाग को, और चंदावल बोलते हैं सेना के पिछले भाग को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हरावल सेना का आगे वाला भाग होता है, और जो चंदावल सेना का पिछले वाला भाग होता है। तो हरावल जो दिया गया था, हरावल का अधिकार था सलूम्बर वाले को दिया गया था। सलूम्बर का सामंत जो भी मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ठीक है, और चौथा जो अधिकार दिया गया था, जो सलूम्बर का सामंत जो मेवाड़ का जो महाराणा जो भी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा यानी साइन करेगा, उनके साथ हस्ताक्षर जो सलूम्बर का सामंत भी करेगा। ठीक है, मेवाड़ के जो महाराणा के साथ में कागज पत्रों पर साइन करेगा वो जो सलूम्बर का सामंत भी करेगा। इसके बिना जो कागज पत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो भी संध्या वगैरह होगी। ठीक है, और फिर जो लास्ट था जो इसका जो अधिकार है, देखिए जो अगर मेवाड़ में जो महाराणा अगर राजधानी में नहीं होगा उस समय में जो सलूम्बर का सामंत ही राजधानी को संभालेगा। ठीक है, जो मैं अधिकार बताया हूँ ये ठीक ये था। मेवाड़ के जो 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में 4 राजकुमार चुंडा को दिया गया, उनमें से सलूम्बर ठिकाना प्रमुख था। सामान्य जो सामंत जो सलूम्बर का सामंत होगा मेवाड़ का सेनापति होगा। इधर जो 3 ये और दिए गए सलूम्बर के साथ में। ठीक है, और जो मेवाड़ का सेनापति होगा जो सलूम्बर का सामंत होगा। ठीक है, और लास्ट जो मैं आपको बता दिया भाई, राणा की उपस्थिति में सलूम्बर का सामंत राजधानी को संभालेगा। ठीक है, चंदावल और हरावल में आपको बता दिया उधर, और मैं ये बता दिया आपको सलूम्बर उदयपुर में है।
फिर आगे बात करते हैं अपन भाई जो महाराणा कुंभा की। देखिए महाराणा कुंभा के जो महाराणा लाखा की बात कर रहे हैं अपन। महाराणा लाखा का इतिहास इतना है अपन ने अब तक जाने। अब आगे बात करेंगे महाराणा मोकल की और फिर बात करते हैं महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा की आज नहीं करेंगे अपन, महाराणा मोकल तक बात करते हैं आज, ठीक है। महाराणा लाखा से आगे राजा हुए थे महाराणा मोकल। महाराणा मोकल के पिता थे महाराणा लाखा और माता थी अंसाबाई, ठीक है। इनके पिता थे वो महाराणा लाखा और जो माता थी अंसाबाई। इनका जो टाइम पीरियड था 1421 से और 1433 तक आता है इनका जो टाइम पीरियड। ठीक है। महाराणा मोकल के पिता लाखा और माता अंसाबाई थी। इनका टाइम पीरियड 1421 से 1433 तक। देखिए जो मोकल का संरक्षक था पहले, देखिए जो महाराणा लाखा की शादी हुई थी उस समय वो बुढ़ापे में थे। महाराणा लाखा का निधन हो गया था जल्दी, और जो महाराणा मोकल कम यानी बचपन में ही राजा बन गया था, ठीक है। बचपन में इतने छोटे राजा बन गए थे कि इनका समझना मुश्किल था, ये समझते नहीं थे उस टाइम। तो इसका जो संरक्षक बनाया गया राजकुमार। देखिए उस समय राजकुमार चुंडा ने यह भी शपथ ली थी कि भाई मैं आगे राज्य ग्रहण नहीं करूंगा और जो हंसाबाई से जो उत्पन्न बेटा होगा उसको राजा बनाऊंगा और उसका साथ भी दूंगा, ठीक है। तो उस शपथ के अनुसार राजकुमार चुंडा जो महाराणा मोकल के संरक्षण बनते हैं, ठीक है। चुंडा संरक्षक बनता है मोकल का। तो देखिए जो हंसाबाई को अविश्वास हो जाता है इसके खिलाफ, जो राजकुमार चुंडा के खिलाफ, कि भाई ये मेरा बेटा। डिसीजन चुंडा लेता था, जो मोकल बचपन में था, मोकल समझता नहीं इतना। तो हंसाबाई को लगा कि भाई मेरा बेटा राजा है और चुंडा डिसीजन ले रहा है, भाई मेरा बेटा खुद का जो मोकल ही डिसीजन ले वही ठीक रहे। तो एक दिन हंसाबाई ने अविश्वास किया चुंडा के ऊपर और इसको शक होने लगा हंसाबाई को। तो चुंडा को एक दिन बोल दिया कि भाई तू क्यों ऑपरेशन करता है मेरे बेटे मोकल को, भाई डिसीजन वो ले राजा, वो है मेवाड़ का, तो तू डिसीजन लेता है। तो चुंडा ने बोला कि मैं ऐसे क्या कर दिया, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ भाई। मैंने शपथ खाई थी उस समय, भाई मैं शपथ ली थी कि भाई अगले जो हंसाबाई के बेटे की मैं हेल्प करूंगा राजा बनने के बाद में, यानी मैं राजा नहीं बनूंगा और जो हंसाबाई के बेटे को राजा बनाऊंगा और उसकी सहायता भी करूंगा। तो इस हिसाब से मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मैं हंसाबाई को लगा कि भाई ठीक है तू गलत कर रहा है, तू गलत है, हंसाबाई की नज़रों में गलत होने लगा है, लेकिन ये था नहीं। तो हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चले जाता है, ठीक है। मालवा में जो सुल्तान होशंग शाह का शासन था उस समय, मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास चले जाता है। ठीक है। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास चले जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हंसाबाई सोची कि भाई अब आगे संरक्षण कौन बनाए। ये हंसाबाई को विश्वास तो हो गया था, थोड़ा एहसास हो गया था कि भाई चुंडा को वहां पर बेच के और अविश्वास करके गलत कर दिए अपन, लेकिन अब आगे क्या करे। फिर बाद में भाई हंसाबाई ने अपने भाई को मैसेज किया उधर रणमल को। हंसाबाई का भाई था रणमल, मैं आपको बताया था उधर मारवाड़ में, ठीक है। देखिए मारवाड़ में जो राव चुंडा था उसके अधिकार तो यानी आगे राजा बनाने का अधिकार तो रणमल का था, ठीक है। रणमल बनता इधर आधिकारिक रूप से, लेकिन अपने जो रानियों के बहकाओं में आकर और राव चुंडा ने रणमल को राजा नहीं बनाया और इधर कान्हा को, यानी छोटा बेटा था कान्हा को राजा बना दिया, ठीक है।
ठीक है। रावचुंडा का शासन था, रणमल आधिकारिक रूप से बनता लेकिन नहीं बना था। इधर कान्हा राजा बनता है, कान्हा के बाद में सत्ता राजा बनता है, ठीक है। कान्हा का पुत्र था सत्ता, सत्ता राजा बनता है, रणमल रह जाता है, ठीक है। रणमल को इधर अंसाबाई बुला लेती है, भाई ठीक है इधर अपने एक वैकेंसी आई हुई है संरक्षक की, इधर आप तू आजा और मोकल की देख रेख कर लेना, इसको संभाल लेना। इधर मोकल आ जाता है, इधर सॉरी जो रणमल आ जाता है, रणमल आके और चुंडा को संभालता है, ठीक है। चुंडा के बाद जो मोकल का संरक्षण बनता है, ये रणमल बनता है मोकल का संरक्षक, ठीक है। मोकल के जो ने फिर बाद में जो भी कार्य कराए उनकी बात करते हैं अपन। मोकल ने जो मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था, ठीक है। देखिए मैं पीछे जो फर्स्ट अपनी क्लास थी राजस्थानी दो मेवाड़ के इतिहास की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें अपन एक बात भूल गए थे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मेवाड़ के राजा है वो अपने आप को एक लिंग जी के दीवान मानते हैं, यानी अपने आप को राजा कभी नहीं कहते हैं। खुद मेवाड़ के जो राजा है एक लिंग जी को राजा बताते हो, भाई मेवाड़ के जो राजा है एक लिंग जी है, हम उसके दीवान हैं, ठीक है। तो ये बात आप ऐड कर सकते हो पहले वाली क्लास में, भाई मेवाड़ के राजा एक लिंग जी को अपना दीवान मानते हैं, अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं, और राजा मेवाड़ का राजा एक लिंग जी को मानते हैं, ये बात ऐड कर लेना, ठीक है। मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था महाराणा मोकल ने, तो ये बात ये भी लिख सकते हो आप, मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। एक लिंग मंदिर जो शिव मंदिर था मैं आपको बता दिया। फिर इसके बाद में मोकल ने चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मोकल ने चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर बनवाया, सॉरी समीदेश्वर मंदिर नहीं बनवाया नहीं था, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए मोकल ने चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, तो अपने सामने बात आती है कि भाई अगर इसने पुनर्निर्माण करवाया था तो समीदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ, आप समझ सकते हो उसके द्वारा, ठीक है। मालवा रियासत है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवा में जो मुंज परमार का शासन था, परमार वंश का शासन था, उस समय मुंज परमार थे राजा मालवा के, ठीक है। मुंज परमार ने मेवाड़ के शक्ति कुमार के टाइम में चित्तौड़ पर कब्जा किया यानी आक्रमण किया। देखिए मैं आपको राजा बताया शक्ति सिंह बताया था पहले, जो 8 पूर्व अभिलेख में जो शक्ति सिंह तक का जो जानकारी मिलती है, तो उस शक्ति सिंह के समय में जो मालवा के मुंज परमार ने चित्तौड़ पर कब्जा किया, ठीक है। फिर जो मुंज परमार का छोटा भाई था, ठीक है, वो सिंधुराज परमार था, ठीक है। मुंज परमार का छोटा भाई था सिंधुराज परमार, उसका शासन रहा। फिर सिंधुराज परमार के बाद में उसका बेटा जो भोज परमार शासक बना। भोज परमार की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, ठीक है। त्रिभुवन नारायण उपाधि थी। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में, ठीक है, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही समीदेश्वर मंदिर कहा गया था, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही समीदेश्वर मंदिर कहा गया था, ये आप भी याद रखना, इतनी लिखने वाली कोई बात है नहीं, मैं आपको बता दिया बोलकर आप समझ सकते हो इससे। तो मुंज परमार ने पहले अधिकार किया था, उसकी जो अगले वंशज जो वो छोटा भाई बना था सिंधुराज परमार, और उसका जो बेटा बना था जो आगे जो भोज परमार, उसकी उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया भोज परमार ने, और त्रिभुवन नारायण मंदिर को बाद में समीदेश्वर मंदिर कहा गया, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं भाई जो मुंज परमार की जानकारी अपने को कौन देती है, जो किस कहाँ पर मिलती है। जब मुंज परमार की जानकारी मिलती है अपने को हस्ती कुंडी जो एक अभिलेख है, ठीक है, हस्ती कुंडी अभिलेख है पाली के पास में, उस जगह को बोलते हैं आज अठुंडी, ठीक है। वो 997 ईस्वी का अभिलेख है। उस अभिलेख के द्वारा अपने को जानकारी मिलती है कि भाई उस समय जो हस्ती कुंडी का राजा था, राजा धवल और राठौड़ राजा था, ठीक है।
और उसने बताया, उस अभिलेख के अनुसार उसमें लिखा गया है कि उस अभिलेख में राजा धवल ने जब ये मूंज परमार आक्रमण करता है उस समय राजा धवल ने शक्ति सिंह की हेल्प की थी, ठीक है, सहायता की थी। तो कुछ रिश्तेदारी भी होगी। देखिए अपन ने बात पहले पिछली क्लास में बात की थी, अल्लट की माता का वंश था राष्ट्रकूट, तो उस हिसाब से इधर ये राठौड़ थे, ये धवल राजा थे, तो कुछ रिश्तेदारी भी हो सकती है, इससे अपन ये सोच सकते हैं, ठीक है। अपने को यहाँ से जानकारी मिलती है जो समीदेश्वर मंदिर की और मूंज परमार की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मोकल ने क्या क्या निर्माण करवाए। मोकल ने निर्माण करवाया था चित्तौड़ में, मोकल ने बाघ सिंह जो अपना भाई है, बाघ सिंह की याद में, देखिए छोटा भाई था मोकल का, वो खत्म हो गया था, उसकी याद में बाघेला तालाब बनाया था मोकल ने। भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब बनाया था। ठीक है, इनके एक रानी थी और महाराणा मोकल के, ठीक है, गौरांबिका रानी थी। गौरांबिका रानी खत्म हो गई थी, उनकी याद में भी एक बावड़ी बनाई थी, ठीक है, बावड़ी बनाया था महाराणा मोकल, बावड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है। ये इतने जो कार्य करवाए हैं। फिर अपन बात करते हैं ऋषि श्रृंगी का अभिलेख। ऋषि श्रृंगी का अभिलेख लगवाया जो महाराणा मोकल ने। जो ऋषि श्रृंगी का अभिलेख है 1428 ईस्वी का अभिलेख है। इससे जो गौरांबिका की जो याद में जो बावड़ी बनाई गई थी उसका उल्लेख मिलता है ऋषि श्रृंगी अभिलेख में, और जो इसमें हमीर से लेकर जो महाराणा मोकल तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। 1428 का अभिलेख है, ऋषि श्रृंगी का अभिलेख है जो, ठीक है। 1428 ईस्वी का अभिलेख है ऋषि श्रृंगी का अभिलेख। इसमें गौरांबिका की याद में जो बावड़ी बनवाई थी महाराणा मोकल ने उसका अभिलेख जो उल्लेख है ऋषि श्रृंगी अभिलेख में, और हमीर से लेकर महाराणा मोकल तक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अपन ने यहाँ तक बात की, महाराणा मोकल की बात की है, इसका पूरा इतिहास बताया मैं आपको, ठीक है। जो भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैं आपको बता दिया, और अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।